दादी, ओ दादी, आप तैयार हो गई क्या? मम्मी पापा तैयार हो गए हैं, आप जल्दी नीचे आ जाइए। बेटा प्रियंक, मम्मी पापा से कहो दादी एकदम तैयार हैं, बस ताला लगाकर नीचे उतर रही हैं। ये रहा मेरा लंच बॉक्स, ये वाटर बॉटल, ये नैपकिन, ये हो गई चम्मचें। 4 प्लेटें तो पहले ही रख दी है। पानदान में सौंफ, सुपारी और इलायची वो भी डालकर रख दी। अब क्या रहा? हाँ, श्रीखंड का पैक भी तो कल लेकर आई थी, उसे भी फ्रिज से निकाल कर रख देती। प्रियंक के लिए बिस्किट्स के पैकेट भी तो रखना है, वरना रास्ते भर दादी को परेशान करेगा। हाँ, अब ठीक है, एक छोटी चटाई और रख लेती हूँ। बाकी तो दर्शना ढेरों सामान तैयार करके रखती ही है। हाँ, अब सब ठीक है। अब ताला लगाकर नीचे चलती हूँ। दर्शना, जल्दी करो, मैंने गाड़ी रेडी कर ली है। हाँ आई। ऑयल पानी भी चेक कर लिया है। तुम अंदर से कुछ कैसेट लेती आना। हाँ रख लेती हूँ। अरे हाँ, मैं टॉर्च रखना भूल गया, वो भी ले आना। आते वक्त कहीं देर हो जाए और गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ जाए, कहाँ नहीं आ सकता। टॉर्च तो साथ में रखना चाहिए ना। आप जरा ज्यादा ही चिंता करते हैं। चलिए, अब आप यह सब सामान गाड़ी में रखवा दीजिएगा तो हम तो शाम के पहले लौट आएंगे। नहीं, सामान मुझे दो, अभी 2 मिनट में जमा देता हूँ। देखना पानी की कैन कहीं लुढ़क न जाए, वरना गाड़ी में पानी फैल जाएगा, उसे सीधा ही रखना। अरे दादा, चिंता छोड़ो, मैं सब ठीक से रख दूंगा। पहली बार थोड़ी तो लोग ले जा रहा हूँ, कभी तो इससे भरोसा किया करो। हाँ बस, आप काम अर्थ कर देते हैं, यहाँ भरोसे की बात कहाँ से आ गई जी? ये तो सावधानी की बात है ना। सब सावधान हो जाए, प्रियंक की दादी पधार रही है। आप कहाँ बैठे हैं? देख बेटा, मैं तो अपने नाती को लेकर पीछे ही बैठूंगी। तुम दोनों आगे जोड़े से बैठोगे ना तो मेरी आंखें तृप्त रहेंगी। जो खाने पीने का सामान रास्ते में प्रियंक को लग सकता है वो मेरे पास पीछे दे देना, बड़ा सामान डिक्की में रख देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। अम्मा, आप अपनी सौंफ सुपारी का डिब्बा जरूर पास रख लेना, है ना? बाकी सामान आपको मैंने ठीक से जमा दिया है। अरे भाई, अब निकलने भी है या नहीं? यहीं से राम पे पहुंचने में भी कुछ वक्त लगेगा या नहीं? पापा जल्दी चलो, वरना हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमको राम तक देखनी है। आप कह रहे थे ना कि वहाँ राम भगवान का मंदिर है, तालाब है, वहाँ महाकवि कालिदास ने मेघदूत लिखा था। वो सब जगह हम देखेंगे, वहाँ खेलेंगे, और हाँ, वहाँ की बंदरों को हम भी चिड़ै खिलाएंगे। पापा, वो हमें काटेंगे तो नहीं ना? चलो छुपा दो तो गर्दा हो सकती है। मेरी पुड़िया वहीं रख दो, फिर वो कुछ नहीं करेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का नाम लेकर यात्रा शुरू करने से रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मम्मी, कैसेट लगवाना पापा से। कौन सा कैसेट लगवाना है बेटा? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर की। नहीं, अभी घर से निकले 10 मिनट नहीं हुए कि वही अल्लाह गुल्ला कैसे तोड़ दो, थोड़ी सी देर बाद लगाएंगे। मुझे तो अम्मा का गाना सुनना है। अम्मा के गीत, गजल, कविताएं मैंने तो कई बार सुने हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रम में ही तो रिकॉर्ड करता हूँ। और अम्मा तो कुशल चितेरी साहित्यकार हैं और आवाज भी उनके गाने की बहुत सुंदर है। इसीलिए तो मुझे भी उनके गीत सुनने हैं। नहीं, दादी की लिखी गीत मैंने कई बार सुने हैं। दादी मुझे गोद में बैठाकर अच्छे अच्छे गीत सुनाती है। आज तो कोई फिल्मी गीत सुनेंगे। चलो, प्रियंक की पसंद से ही अम्मा गीत सुनाएंगी, है ना अम्मा जी? हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक है। अरे, तुम लोगों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अब फिल्मी गीत कौन सा सुनाऊं भला? दादी, कोई भी आपकी पसंद का। अच्छा ठीक है, सुनो, लेकिन एक शर्त है कि मैं जब गीत गुनगुनाऊंगी तब तुम लोग मेरा साथ दोगे ना मेरा साथ? हाँ ठीक है। हाँ, कोशिश करेंगे। हाँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्ले 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 हो, उल्ले 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 हो, उल्ले 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 हो, उल्ले 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 हो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बेटा प्रियंक, सुन लिया दादी का गाना? अम्मा, मुझे तो आज मालूम हुआ कि आप इतना अच्छा गाती हैं। आखिर दादी किसकी है? वही तो। दादी तो तुम्हारी है, पर माँ तो मेरी है। तुम सबका इतना प्यार ही तो जिंदा रखे हैं, वरना। वरना क्या अम्मा? अरे छोड़ो। अम्मा, आप बताइए ना, आप क्या कहना चाहती थी? अरे कुछ नहीं, हम पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे समय में फिजूल बातें करने से मजा खत्म हो जाएगा। हाँ अम्मा, आपने यह तो सच कहा। चलो कोई और बातें करें। आपके इन्हीं गुणों ने तो हम सबका मन मोह रखा है। वैसे अम्मा है भी बड़ी हिम्मत वाली। तभी तो मैं अम्मा को अपने हमेशा साथ ही रखती हूँ। मैं तो दादी के गीत, चुटकुले और कहानियाँ सुनने के लिए ही उनकी गोद में बैठी रहती हूँ। अच्छा, इसका मतलब मुझे दिल से कोई प्यार नहीं करता क्या? अम्मा, ऐसा मत कहिए। आप तो जानती हैं कि मेरी अपनी माँ है नहीं। मेरी अपनी माँ भी आपकी तरह ही ममता में ही थी। दुर्भाग्य से उनका साया मेरे सिर से उठ गया। ये तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको उनका प्रतिरूप बनाकर माँ के मरने के चंद दिनों बाद ही भेज दिया, वरना जाने कैसे मैं इस दुख से उबर पाता। अम्मा, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम आपको गैर समझते हैं? आप तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है अम्मा। आपका और मेरा आकाशवाणी वाला रिश्ता तो उतनी ही देर का होता है जितनी देर रिकॉर्डिंग करनी होती है। दादी दादी, मुझसे भी बातें करो ना, मैं बोर हो रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इनसे नहीं तुमसे बातें करूंगी। बेटा बोलो, क्या बोलना है? अच्छा दादी, बताओ आपने इतनी सारी चूड़ियाँ क्यों पहनी है? ये लाल लाल चूड़ियाँ, ये पाँव में पायल। बेटा प्रियंक, अभी तुम छोटे हो ना, इसलिए नहीं समझोगे। बस तुम्हारी दादी की ये चूड़ियाँ सलामत रहें। अम्मा, आप तो हमेशा पहेलियां ही बुझाती हैं। आपको समझना सरल नहीं। देखो ना, वैसे अम्मा हमेशा हंसती रहती है, परंतु इनकी कहानियां जब भी रिकॉर्ड करवाता हूं तो रोने को जी चाहता है। इनकी लेखनी और इनकी सोच के आगे दर्शना मैं नतमस्तक हो उठता हूं। सोचता हूं इस कलम में दैवी शक्ति है। मुझे तो अम्मा में कोई तपस्विनी नजर आती है। उनकी तारीफ तो उनके स्कूल के सभी टीचर्स भी करती हैं। सो तो है, अम्मा हमारी है ही ऐसी अनूठी। मुझे चने के झाड़ पे न चढ़ाओ, गिर जाऊंगी। अरे ये क्या? यहाँ तो सड़क बुरी तरह से खुदी पड़ी है। अब यहाँ से निकलना भी संभव नहीं। अब क्या करें? ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हम शहर से बाहर नहीं निकले हैं। हम साइड की रोड से निकल जाएंगे। बस जरा पलटकर थोड़ी दूर जाना होगा, वहां से हमें दूसरी सड़क मिल जाएगी। पापा प्लीज जल्दी कीजिए ना, मुझे भूख लगी है। अरे तब से कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें बिस्किट्स निकाल कर दे देती। लो अभी बिस्किट देती हूँ, इन्हें खा लो, नाश्ता थोड़ा आगे चलकर करना। देखो मिल गई ना रोड। दादी जल्दी दीजिए ना बिस्किट। लो बेटा खा लो। ये हुई ना बात। शशांक, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको शशांक। अरे क्या हुआ अम्मा? बेटा कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ 5 मिनट का काम है। इस बंगले में गई और आई। लो अम्मा उतर जाओ, पर जल्दी आना। बस अभी आई, तुम चिंता न करो, मैं देर न करूंगी। अरे इस बंगले पर भी सुविज्ञा ही लिखा है। अम्मा का नाम भी सुविज्ञा। कहीं ये अम्मा का घर तो नहीं? तुम महिलाएं हमेशा हर बात शंका से क्यों लेती हो? ये योगायोग भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, हो तो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में बताया नहीं।
ऐसा लगता है अम्मा चौकीदार से कुछ पूछ रही हैं। अरे वो तो बंगले के अंदर भी गई नहीं और गेट से ही लौट रही हैं। अरे दादी, आप तो इतनी जल्दी लौट आई। बेटा थोड़ा उधर सरक जाओ। हाँ। दादी को बैठने दो। हाँ। अम्मा आप तो भीतर गए ही नहीं, बाहर चौकीदार से पूछकर ही लौट आई। कौन है ये लोग? सीढ़ियों पर का ताला देखा, चौकीदार से पूछताछ की, घर के लोग बाहर गए हैं इसलिए लौट आई। इतनी सुबह सुबह कहाँ गए होंगे? ये कहीं घूमने गए होंगे। पर कौन है ये लोग? आप कोई नहीं, केवल पहचान के। अब मैं गाड़ी तेजी से खींचता हूँ, बस घंटे भर में रामटेक। हाँ बेटा, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौटना है। 2-3 घंटों में ही सब दर्शनीय स्थलों का घूमना हो जाएगा। मुझे यहाँ की सब जानकारी है। हाँ देखा, अम्मा को हर बात की जानकारी रहती है। सच में? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जानकारियों से ही जीवन सफल नहीं हो जाता, तकदीर भी तो अच्छी होनी चाहिए। अरे अम्मा, आप तो फिर उदास हो गई। अरे यह क्या, आपकी तो आंखें भी भर आई हैं। अम्मा बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अम्मा ऐसे ही तो हो नहीं सकता। जब से आपसे मिली हूँ पहली बार आपको उदास देखा। जब पहली बार आप मेरे घर पर आई थी तब आप चिंतित जरूर लग रही थी, परंतु चेहरे पर निर्भीकता थी। अम्मा क्या आप हमें अपना नहीं समझती हैं? कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती। जब भी आपके परिवार के बारे में जानना चाहा तो वही उत्तर, तुम ही तो मेरा परिवार हो। तुम बेटे हो, दर्शना बहू और प्रियंक मेरा पोता और मैं प्रियंक की दादी। अम्मा मैं जानती हूँ कि आप एक विदुषी महिला हैं। आपकी हर बात एक अर्थ रखती है। आपका समाज में इतना मान सम्मान है, आपको इतने साहित्यिक पुरस्कार मिले हैं, फिर भी हर इंसान की अपनी निजी जिंदगी होती है ना। और अम्मा अपने को उस पे झांकने नहीं देती। जो समझना है उनके कलम से समझो, पर कलम के माध्यम से तो किसी साहित्यकार को समझा नहीं जा सकता। यही तो साहित्यकारों की विशेषता होती है जी। कब कौन सी बात किस विधा में कह जाए कहा नहीं जा सकता। और फिर कहीं हम ही इस लायक नहीं कि अम्मा अपने पर भरोसा करें? नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या कहूं? मेरा विगत बताने लायक ही नहीं है। अपना विगत बताने में मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, और वो सब सुनकर तुम्हें भी खुशी नहीं होगी, तुम्हें दुखी होगा। जिंदगी के दिन जाने किसके पास कितने हैं, जितना हो सके हंसकर गुजार लो, वरना इस जिंदगी में रखा ही क्या है? बताओ, क्या रखा है जिंदगी में? अम्मा आप ठीक कह रही हैं, परंतु अपनों को अजनबी सा भी नहीं रहना चाहिए। हमारे मन में भी हमेशा प्रश्न तो उठते ही रहते हैं, और अब तो हम ही आपका परिवार हैं, है ना अम्मा? तुम नहीं मानोगे, कलेजा खुलवाकर ही रहोगे। अम्मा आप न बताना चाहें तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे लिए आप तो मेरी सगी माँ ही हैं। इतना अंतरात्मा से कह रहा हूं, मैं भी भगवान को मानता हूं। सुनो, ये बंगला जहां अपन रुके थे ये मेरा ही है। अभी वहां मेरे पति, बेटा और बहू रह रहे हैं। हाँ? बहू की गोद भी भर गई है। अच्छा? सुना है बेटा हुआ है। अरे तभी उस बंगले पर आपका नाम लिखा था अम्मा। हाँ, ये बंगला जिसमें मेरा तन, मन, धन और बुद्धि सभी लगे हैं, इसे मैंने ही रात दिन एक करके बनवाया था। क्या आपके पति ने भी आपको नहीं समझा? समझा क्यों नहीं, सब समझा। उन्होंने मुझे नोट छापने की मशीन समझा, उनके बच्चों की आया समझा, उन्होंने मुझे भावना विहीन कंप्यूटर समझा। इन सब के बावजूद मैं उन्हें देवता समझती रही। मेरा पावन, निर्मल और कर्मठ जीवन उनकी दोहरी नीति का शिकार होता रहा। वे बहलाना फुसलाना भी तो बखूबी जानते थे ना।
अम्मा, आप पहले से ही टीचरशिप करती आ रही हैं क्या? हाँ बेटा, मैंने तो घर पर भी ट्यूशन क्लासेस बहुत सी ली। मैं कमाती रही, उन्होंने भी कमाया, पर वे पैसों को पानी की तरह बहाते रहे, कभी ससुराल वालों पर तो कभी यार दोस्तों पर। ससुराल भी बड़ी थी, ससुर के न होने से इन्होंने ही इनके भाई बहनों को पढ़ाया, शादी ब्याह किए। तब तो आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ी होगी। कोई भी इंसान अपने कर्तव्य भली प्रकार निभाए, इसमें तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी बेटा, बल्कि वे सारे कार्य तो ये मेरे बिना मेरे सहयोग के ही कर सकते थे। हाँ। परंतु कष्ट तब हुआ जब इन्होंने मुझे सदैव अपने घर वालों के आगे नीचा दिखाया, अपमानित किया। घर वाले हों, इनके दोस्त हों या ऑफिस वाले हों, जहां तहां उन सब पर अकारण पैसा उलीचते रहते। तब तो दुनिया को ये अच्छे लगने ही वाले थे ना। खूब इन्हें चढ़ाते, अपना उल्लू सीधा करते, घूमना फिरना, खाना, खरीदी, कपड़े, सामान, सिनेमा, सभी कुछ तो। अम्मा, वे भी तो आपके लिए कुछ न कुछ तो करते ही होंगे ना। अरे राम भजो, घर वालों के हाथ तो इनकी नाड़ी आ गई थी। वे इन्हें चने के झाड़ पर चढ़ा कर अपना स्वार्थ निकालते रहे और मुझे इनकी नजरों से उतारते रहे। मेरा अपमान और खुद की प्रशंसा चाहिए थी इन्हें, वो इन्हें मिलती रही। ये तो बहुत गलत है। सच में हर आदमी ने काम सोच समझ के करना चाहिए। और मुझे तो घर चलाना था, बच्चे पालने थे। घर की बर्बादी पर चिढ़ जाती, परिणाम सबके सामने, और अधिक अपमान और अवहेलना। वही खून के घूंट पी पी कर जीना, बच्चे संभालना, नौकरी करना। बड़ी मुश्किल से उन लोगों का इनसे पीछा छुड़ा पाई हूँ। अम्मा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। उनकी शादी हो गई क्या? हाँ, हो गई। बच्चों की देख रेख, पढ़ाई लिखाई से शादी तक सब मेरी जिम्मेदारी। वे तो बस जरा सा सहारा देते रहे। उनकी दृष्टि में बच्चों को भोजन, कपड़ा और पढ़ाई के पैसे देना बस हो गया उनका कर्तव्य। न इनके संबंध अपने समाज से रहे और न परिवार से। परिवार वालों को जब खाने न मिला तो दुश्मन बन गए। इनके व्यवहार से बच्चे भी बड़े दुखी रहे। बेटी का तो सदैव दिल दुखता ही रहा। अम्मा, फिर बच्चों के ब्याह कैसे जुड़े? अरे भगवान भी तो कुछ सोचता है ना। सच में? हमारे समाज का एक लड़का उसी के साथ पढ़ता था, इंजीनियरिंग में। उसके माँ बाप को मेरी बिटिया भा गई। बेटी सुंदर सुशील थी, सो बिना अधिक लेन देन के बिटिया का ब्याह हो गया। शादी की तैयारी मैंने व मेरे बेटे ने मिलकर की। बेटा अपनी शादी के पहले तक तो मेरा बड़ा सहयोग करता था, उसी ने सब संभाला था। और बेटे का रिश्ता अम्मा? बेटी की शादी के बाद बेटे की नौकरी लगी, वहां उसे भी अपने ऑफिस की एक लड़की भा गई और उसी से शादी की जिद ठान ली। मैंने वो लड़की देखी, मुझे बात कुछ जची नहीं, परंतु मनमोहन मेरे पति मुझ पर फिर पलट गए। बेटे की तरफदारी की और उसकी शादी हो गई। फिर क्या? मैंने बहू को आत्मसात करने की पूरी कोशिश की, परंतु उसका व्यवहार मुझे हमेशा सचेत करता रहा कि ये कभी भी धोखा दे सकती है। परंतु करती भी तो क्या करती। बेटा तो रातों रात बदल गया था और मनमोहन तो उसकी आरती उतारने लगे थे। आपकी बेटी ने भाई और पिताजी को नहीं समझाया क्या? समझाया, खूब समझाया। फिर मनमोहन ने उसी को भला बुरा कहा कि वो अपने घर को देखे, यहाँ के फटे में पैर न डाले। हमारे घर का हम देखेंगे, उसका यहाँ से कोई वास्ता नहीं। उस दिन दामाद के साथ बेटी आई थी। दामाद का भी बहुत अपमान हो गया। मैंने उनसे माफी मांगी, उन्हें समझाया, अपनी मजबूरी बताई, परंतु सब बेकार। उस दिन के बाद उन्होंने इस घर में पैर न रखे और यहाँ बेटा बहू और स्वतंत्र हो गए। तो क्या दीदी के जाने के बाद आपने घर छोड़ दिया? नहीं, हुआ यूं कि मैं वक्त से डरकर संभल कर चलना चाहती थी।
सारी उम्र के अनुभव थे, बहू के हाल हवाल बदल रहे थे। बेटी का दुख सीने में था, उससे भी नाता टूट गया था। मनमोहन दोहरी नीति खेलने में माहिर थे। तबले के दोनों थाप पर उनके हाथ रहते। बहू के सामने मेरा अपमान और अकेले में लीपा पोती, और मुझे भविष्य की चिंता। जिन बच्चों के लिए मैंने जीवन लगा दिया था वही गैर हो गए, और बेटा तो अब बाप का सगा हो गया। रात भर चिंता सोने न देती। एक दिन अनुकूल वातावरण पाकर एकांत में मैंने मनमोहन से कहा, मनमोहन, इस घर में मेरा खून पसीना, पैसा, समय और बुद्धि सभी कुछ लगे हैं। इसकी देखरेख भी मैंने ही की है। इसे मैंने छुट्टियां ले लेकर बनवाया है, पर यह घर मेरे नाम नहीं, तुम इसे मेरे नाम कर दो। बेटा बहू के आसार सही नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं बुढ़ापा घसीट कर न गुजारना पड़े। बस इतना सुनते ही मनमोहन आग बबूला हो उठे। अम्मा फिर क्या हुआ? बेटा पूछो मत, क्या नहीं हुआ। हजारों बातें सुना डाली। पागल हुई है, तेरी मत मारी गई। तेरे क्या अब ऐश करने के दिन हैं? जो बंगला चाहिए, ऐसी मां नहीं देखी जो औलाद की दुश्मन हो। एक तो बेटा है, उस पर भी भरोसा नहीं। क्या छाती पर लाद कर बंगला स्वर्ग ले जाना है? उस दिन मैंने भी सारी उम्र का लेखा जोखा खोल दिया। खूब रोई। रात को अलग अपने कमरे में सोई। उस दिन खाना भी नहीं खाया, ना इन्होंने पूछा। खाना खाकर ये बाहर के कमरे में सो गए। अम्मा फिर? रात के 12 बजे थे, सब सो गए थे। दर्द से सिर फटा जा रहा था। मैंने एस्प्रिन की गोली खानी चाहिए। अलमारी का ड्रॉर खोला, वहां कुछ लंबे चौड़े कागज पड़े थे। मैंने देखा, अरे ये कागज कैसे? ये तो मकान की रजिस्ट्री के पेपर्स हैं। मनमोहन ने मकान अपनी बहू के नाम कर दिया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दंग रह गई। कलेजा जार हो गया। सोचा, अब तो इस घर में एक घूंट पानी पीना भी पाप है। अपना सूटकेस उठाया, कपड़े डाले, अपने जेवर पैसे उठाए जो मेरी अपनी कमाई के थे, अपना साहित्य का सामान और किताबें भरी, और फिर एक कागज पर लिखा, मनमोहन, मैं आज भी अपना भरण पोषण करने में समर्थ हूं। इतना बड़ा धोखा भोगोगे, अपनी करनी के फल जरूर भोगोगे। जैसे तैसे रात काटी। सुबह होते ना होते बिना कुछ किसी से कहे ऑटो करके निकल आई। मैंने रात में ही सोच लिया था कि ऐसे गाढ़े वक्त में केवल तुम ही सहारा दे सकते हो। मैं तुम्हारे स्वभाव को बहुत पहले से जानती थी कि तुम्हारे अंदर मानवता जीवित है। तुम्हारे बारे में जितना सोचा तुम उससे भी ज्यादा अच्छे निकले बेटे। अम्मा, वो कैसे? तुमने तो अपना ही बना लिया। अम्मा, आपने भी तो हमें कितना प्यार दिया। पापा, रामटेक। अरे बातों में तो पता ही नहीं चला कि सफर कब खत्म हो गया। चलो भाई, सब लोग नीचे उतरो। रामटेक आ गया। हमें गाड़ी यहीं लगा देनी होगी। पहले हम सब हाथ पैर धोकर मंदिर जाएंगे, वहां पर भगवान के दर्शन करेंगे। वहीं पर ऋषि अगस्त का आश्रम भी है। बंदरों की शरारत भी देखेंगे और इस तरफ प्रियंकी दादी का बुझा बुझा मन खिला देंगे। इसके बाद महाकवि कालिदास का स्मारक देखेंगे, पहाड़ों की सुंदरता वहां से देखकर, और फिर वहीं पर खाना खाएंगे। अरे बेटा, तुम्हें तो यहाँ का सब मालूम है। अम्मा, मैं यहाँ पहले कई बार आ चुका हूँ। इसका मतलब है
कि आज की ट्रिप केवल प्रियंक और मेरे लिए ही है, क्योंकि हम तो यहाँ पहले कभी आए ही नहीं थे। चलो चलो जल्दी चलो, मंदिर चलो, दर्शन करना है ना। प्रियंक तुम मेरा हाथ पकड़ लो बेटा। हाँ हाँ दादी। बेटा प्रियंक, अब यहाँ से पैदल चलना है। देखो प्रसाद, फल और पूजा का हार मैंने एक थैली में रखा है, वो भी साथ ले लो। और ये चने की पुड़िया मैं अपने पास ही रखता हूँ, तुम बंदरों से डर जाओगे। पापा पापा, बंदर देखो देखो, बंदर यही आ रहे हैं। मम्मी मुझे गोद में ले लो ना। अरे डरो नहीं बेटा, मैं हूँ ना। नहीं पापा, मुझे डर लग रहा है। आप यही से दाने फेंक दीजिए। अच्छा लो, फेंक दिए। आओ तुम्हें गोद में लेकर मंदिर चलते हैं। देखो वो मंदिर दिख रहा है, ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही मंदिर आ जाएगा बस। शशांक, ये मेरा प्रसाद भी साथ में रख लो, पुजारी को दे देना। नहीं अम्मा, मैं प्रसाद चढ़ा देती हूँ। हार मुझे दे दो, मैं चढ़ा देता हूँ। लो, घर आ गया। आओ चलो मेरे पीछे, इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है। अच्छा हुआ द्वार खुला है। हाय हाय, पानी पानी पानी, मुझे पानी चाहिए। कोई पानी पिला दो। लीजिए लीजिए, पानी पी लीजिए। कौन सुवी? अरे सुविज्ञा तुम आ गई। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं नहीं मरूंगा। देवी माँ ने मेरी रक्षा की है। हाँ, मैं आ गई। चलो मेरे साथ चलो, अब यहाँ नहीं रहना। और आपके अपने भाई बेटे? अरे ये किसकी आवाजें आ रही हैं? पापा ये कोफ्ते लीजिए ना। भैया आप पुलाव लीजिए ना भैया। ले रहे हैं। हाँ। देखो ये मेरी बहू है, ये इसके माँ बाप और भाई हैं। किनारे पर जो बैठा है ना, वो उसका भाई है, और वो झूले में बच्चा सोया है। अब तो बात समझ में आई ना? हाँ अम्मा, अब सारी बातें समझ में आ गई। तो उठाओ अपने दादाजी को। चलिए दादाजी। मनमोहन, ये शशांक है तुम्हारा बेटा, ये दर्शना तुम्हारी बहू, और ये प्रियंक तुम्हारा नाती। बेटा प्रियंक, अपने दादाजी को प्रणाम करो। प्रणाम दादाजी। भगवान तुम्हें सारे सुख दे। आप कार का गेट लगाओ और जल्दी चलो। जल्दी करो बेटा। हमें कहीं कोई देख ना ले। ये दूसरे कार से कौन उतर रहा है? अरे मम्मी, आप कब आई? मैं किसी की मम्मी नहीं। शशांक चलो जल्दी, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं।